Hello everyone, so here I am back with another video, and in today's video we'll study about the efficacy of punishment, okay? And the efficacy of punishment will be read according to the earlier periods, the medieval and modern. And in this video we'll cover the earlier period and we'll try to cover the modern period as well. So in our last video, our last 6 videos we have studied about the theories of punishment, okay? So I think that you have already gone through all the theories, okay? The theories were the deterrent theory, the preventive theory, reformative theory, retributive theory, है ना? So if any of you are having any kind of doubt, you can ask me on the college portal, as well as you can comment down in the section below, and there I will try to solve your problem as soon as possible, okay? So today in our today's video, let's move forward with our current topic, that is the efficacy of punishment. So as you are seeing this page, okay, this is not the notes part which I am sharing on a regular basis. It's a page of that book that I have studied, that I have just shared you on the very first day of introduction video of the theories of punishment. The book was the Criminology, Penology and Victimology by Professor Paranjpe, okay. So चलिए शुरू करते हैं अपने आज के हम टॉपिक को. तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एफिकेसी ऑफ पनिशमेंट. तो एफिकेसी ऑफ पनिशमेंट का मतलब होता है कि जो भी पनिशमेंट है उसका मतलब वो कितनी कारगर है, मतलब उसकी एफिशिएंसी चेक करने के लिए कि वो कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है, कितनी ज़्यादा कारगर है, उसका इफेक्ट कितना है, उसी को हम लोग बोलते हैं एफिकेसी ऑफ पनिशमेंट. सो एफिकेसी ऑफ पनिशमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. जो मेडिवल के अर्ली टाइम में क्या होता था, बहुत शुरुआती समय में, मेडिवल टाइम में क्या हुआ, आजकल मॉडर्न टाइम में कैसा हो रहा है, और फिर एक आपका और टॉपिक सिलेबस में है दैट इज़ द पेनल पॉलिसी, ओके, व्हाट आर द पेनल पॉलिसीज इन इंडिया. तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. तो हम लोग धीरे धीरे करके इन चीज़ों पे चलेंगे. आज हम लोग अर्ली स्टेजेस को ख़त्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि मॉडर्न को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लें, ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज़ वीडियो, ओके. अर्ली स्टेजेस पे हम लोग अपना शुरू करते हैं. सो इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ मैन शेयर्ड विद एनिमल द इमोशन ऑफ रिसेंटमेंट एट इंजुरी, ओके. द सेंस ऑफ फियर एंड इग्नोरेंस लेड टू बार्बरस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स. देखिए इसमें बात वही हो रही है जैसे हम लोगों ने डेटेंस थ्योरी के बारे में भी पढ़ा था कि वो एकदम शुरुआती दौर में जो है उसका चलन था, शुरुआती दौर में वो हमेशा पढ़ी जाती थी. सो कुछ वैसा ही सिस्टम, सेम चीज़ ऐसा है कि मतलब वही चीज़ें शुरुआती दौर में चल रही थी, क्योंकि शुरुआत के दौर में ये प्रॉब्लम थी कि उस टाइम पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, कोई कानून ऐसा नहीं बना था, कोई पनिशमेंट के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बना था. तो लोग अपने हिसाब से जो उनको समझ में आता था वैसे करते थे. तो वो क्या करते थे, चलिए पढ़ते हैं. The sense of fear and ignorance led to barbarous method of treatment of offenders. Okay, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था fear का and ignorance का. The concept of law and order was not yet known. उस टाइम पे क्या था, अर्लियर स्टेजेस में क्या था, बहुत पुराने समय की बात हो रही है. उस टाइम पे क्या था कि लोगों को जो है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. सो जैसे हम लोगों ने रेट्रीब्यूटिव थ्योरी में पढ़ा था कि थ्योरी ऑफ वेंजांस के बारे में, बदला लेना, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी को हार्म करना, कुछ भी करना इन रिप्लाई में कि अगर उसने आपको पहले कोई आपको हार्म किया हो. तो सेम वही प्रोसीजर उस टाइम पे चल रहा था, वेंजांस वाला. तो आगे बढ़ते हैं. कंसिक्वेंटली द कॉमन मेथड ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स वर थ्रू पर्सनल वेंजांस. देखिए जो हमने बात करी, सच एज डुअल ब्लड फ्यूड्स एंड रिपेरेशन. सो वही वेंजांस होता था, बदला लिया जाता था. जैसे कोई क्राइम कोई भी पर्सन करता था, कोई भी क्रिमिनल करता था, तो उसको पनिशमेंट में सेम चीज़ उसके साथ करी जाती थी जो भी उसने उस टाइम पे की हुई होती थी, ओके. नाउ मैं इसको थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ. एज पॉइंट ऑफ गिलिन, ओके, गिलिन एक थे. इन दोज डेज पनिशमेंट वॉज रिफ्लेक्टिव रिएक्शन टू इंजुरी, ओके. पनिशमेंट क्या थी, एक रिफ्लेक्टिव इंजुरी थी, ओके. एक रिफ्लेक्टिव रिएक्शन रहता था इंजुरी का. अगर मतलब मान लीजिए किसी ए पर्सन ने बी को किसी भी तरीके की इंजुरी पहुंचाई, तो तुरंत उसका एक रिएक्शन देना, उसी को हम लोग बोलते थे कि उस टाइम की बस वही एक पनिशमेंट थी. जैसे हम लोगों ने रेट्रीब्यूटिव थ्योरी के टाइम में पढ़ा था कि पुराने ज़माने में वो कैसे दी जाती थी, आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ, जैसे आपको याद होगा, ओके. दिस ऑब्वियसली लेड टू एक्सप्लोटेशन ऑफ द वीकर बाय द स्ट्रॉन्गर विच रिजल्टेड इन टू कम्प्लीट चाउस. क्या होता था इसमें कि जैसे अब ये जो एक रूल बन गया था कि जो है जो होगा मतलब पलट के वैसे कर दिया जाएगा, और उस टाइम पर कोई लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने वाला नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर उस टाइम पे कोई था ही नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं था. एक चीज़ आप याद करिए, हमने थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में ये भी पढ़ी थी कि एक प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए पनिश करने के लिए, है ना. ये हमने पढ़ा था कि जो भी पनिशमेंट देता है वो भी उस काबिल होना चाहिए पनिशमेंट देने के लिए भी. सो उस टाइम पे क्या था कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, कोई रूल जो ऑर्डर नहीं था, कोई रूल कुछ था नहीं, कोई लॉ नहीं था.
तो होता क्या था कि जो गरीब होते थे वो हमेशा अमीरों द्वारा, जो बड़े आदमी होते थे उनके द्वारा वो एक्सप्लॉइट किए जाते थे। ओके, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन और वैसा वाला माहौल बना हुआ था। नाउ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी वर मोस्ट इनसिक्योर एंड ऑलवेज एक्सपोज टू डेंजर। ओके, जो लाइफ थी, प्रॉपर्टी थी, लोगों का जो था वो बहुत ही ज़्यादा हर समय डेंजर, मतलब एकदम खतरे के घेरे में हमेशा रहता था। At times, even the family members of victim or his clan settled dispute with the offender or his family. कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो मतलब मान लीजिए अगर कोई ऑफेंडर ही है, अगर वो बहुत ही बड़े घर का है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके पास पावर है, हर चीज़ है, तो उस टाइम पे क्या होता था, जो विक्टिम्स होते थे वो भी जो कभी कभी क्या होता था कि डर जाते थे उनसे, तो वो क्या पनिश करते थे, जबकि उनके साथ एक सेटलमेंट कर लेते थे, है ना। तो देखिए लिखा था एट द टाइम्स इवन द फैमिली मेम्बर्स ऑफ विक्टिम, विक्टिम आप जानते हैं जैसे जिसके साथ जो है कोई भी क्राइम हुआ, ओके, और हिज क्लैन, साथ के लोग, सेटल्ड डिस्प्यूट्स विद द ऑफेंडर और हिज फैमिली। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैरा। सॉरी फॉर दिस मैसेज। Okay, let's move on to the next para. It is sufficient to note that even the oldest epic, okay, that is भगवद गीता, कि भगवद गीता की उस टाइम पे, जैसे हम लोग अर्ली स्टेजेस की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम की जो हमारी सबसे ओल्डेस्ट एपिक है, ओके, भगवद गीता, उसमें भी ये चीज़ जस्टिफाइड की गई है कि किलिंग इन सम केसेस एज अ वर्चुअस एक्ट एंड टू कैरी कंट्ररी टू इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सिन और एन एक्ट ऑफ कावर्डिस। क्या मतलब होता था कि मान लीजिए अगर किसी ने कोई क्राइम किया, कोई बहुत बड़ा ऑफेंस किया, जैसे हमने भगवद गीता या पुराने उसमें रामायण में इन सब में पढ़ा होगा कि वध कर दिया जाता था, है ना, राक्षसों का वध कर दिया जाता था या ये करते थे, तो ये कहा जाता था कि जो भी बुराई है, जो भी बुरा इंसान है, कोई बुराई करता है तो उसका वध करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस बुराई का वध ना किया जाए, उसको रोका ना जाए, तो एक तो वो पाप है, प्लस कायरता भी आपकी दिखाता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, भगवद गीता जस्टिफाइड किलिंग इन सम केसेस एज अ वर्चुअस एक्ट, कि उसको मतलब बहुत अच्छा माना जाता था किसी को किल करना, एंड टू कैरी कंट्ररी टू इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सिन और एन एक्ट ऑफ कवर्डिस। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र ऑल्सो कंटेन अ पैसेज सेइंग किलिंग ऑफ अ मर्डरर। ओके, जो मर्डरर होता है उसको किलिंग करना, उसको मारना इज वंस ड्यूटी। ओके, हर मतलब इंसान की ड्यूटी है कि जो मर्डरर है उसको मारना, ठीक। मे द किलर बी अ प्रिसेप्टर, चाइल्ड, ओल्ड मैन और इवन अ लर्नेड ब्राह्मण। इसमें ये कहा गया है कि कोई किलिंग जो है, मर्डरर जो भी है उसको मारना जो क्या है, मतलब वो एक की ड्यूटी है, चाहे जो किलर है वो कोई बच्चा ही क्यों ना हो, बूढ़ा आदमी क्यों ना हो, और कोई ना कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, ठीक है। नाउ द मर्डरर शुड बी स्लेन एट वंस विदाउट कंसिडरिंग वेदर द एक्ट इज वर्चुअल और विशियस। ओके, समझ में आ गया कि जो ये काम है इसको एक बार में कर देना चाहिए, मतलब जो है मारने का काम, जो भी जो है ये अधर्मी है या जो भी मतलब गलत काम कर रहा है, जो भी ऑफेंडर है उसको तुरंत मार देना चाहिए। ये सब ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि वर्चुअस एक्ट है कि नहीं है, क्या है, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये धर्मशास्त्रों में और इन सब में लिखा है। नाउ as pointed out Mr. Justice K.B. Panda, the exhibits profound knowledge and far-sightedness of the ancient Hindu lawmaker, who had not only contemplated for right of private defense but also has also given due recognition to it। ठीक है, इसके बारे में आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बातें चालू हो गई थी। जो जस्टिस के बी पांडा थे, बाद में उन्होंने इन सब चीज़ों को जो है और जो है उसके बारे में पढ़ करके और फार साइटेडनेस रखी अपने अंदर, ठीक है। और ये एक चीज़ लाया गया कि प्राइवेट डिफेंस में ही होना चाहिए, लोग को अपना एक बार पक्ष रखने का भी अधिकार होना चाहिए। नाउ द केस ऑफ प्रॉपर्टी डैमेजेस, आगे बढ़ते हैं। द केसेस ऑफ प्रॉपर्टी डैमेजेस वर जनरली सेटल्ड बाय कंपेलिंग द ऑफेंडर टू पे कंपेंसेशन टू द इंजर्ड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो है देखिए कंपेंसेशन रही। शुरुआती दौर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किलिंग होती थी, कि अगर किसी ने किसी भी तरीके का क्राइम किया तो उसको या तो मार डालो या तो उसको आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ वाला हिसाब चलता था कि वेंजेंस के थ्रू मिलता था, क्योंकि उस टाइम पे कोई लॉ एंड ऑर्डर या ऐसा कुछ नहीं था। फिर जब जस्टिस पांडा है, उन्होंने जो है इन सबको जो है पढ़ा, उसके बाद उन्होंने जैसे देखिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में भी बात करी, है ना। तो अब आगे जो क्या बातें हुई, द केसेस ऑफ प्रॉपर्टी डैमेजेस, मान ली किसी ने किसी के साथ प्रॉपर्टी डैमेज वाला काम किया, केस किया, ठीक है, तो वो कैसे सेटल डाउन होता था कि जो भी ऑफेंडर रहता था उसको कंपेंसेशन पे करना रहता था, जो भी इंजर्ड रहता था। ओके,
दिस रेमेडी वॉज हाउएवर रेयरली यूज्ड फॉर पर्सनल इंजरीज। With the advance of civilization, the sense or respect for mutual rights and duties developed among people, which eventually led to the evolution of law. Okay, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि विद द एडवांस ऑफ सिविलाइजेशन द सेंस और रिस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल राइट। देखिए जैसे जैसे भी सिविलाइजेशन आगे बढ़ी है, जैसे जैसे लोगों के अंदर थोड़ा और सेंसिबिलिटी आई, लोग थोड़ा और सोचने लगे, डीप में चीज़ों को समझने लगे, तो उस हिसाब से क्या हुआ धीरे धीरे कि एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट हो गया है ना एक दूसरे की म्यूचुअल राइट्स पे, वो लोगों के अंदर जो है राइट्स एंड ड्यूटीज़ पे वो डेवलप होने लगा कि लोग एक दूसरे के राइट्स की भी जो है केयर करें, कदर करें। ठीक है, जिसके कारण धीरे धीरे कानून बना। ठीक है, कानून आया, लॉ बना। लेटर द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड टुक इटसेल्फ द टास्क ऑफ मेंटेनिंग लॉ। धीरे धीरे क्या हुआ कि स्टेट बनी, फिर स्टेट ने मतलब जब अपने एग्जिस्टेंस में तो उसने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली थी कि वो लॉ बनाएगी, लॉ को मेंटेन करेगी। ठीक है, एंड ऑर्डर इन द कम्युनिटी बाय पनिशिंग द लॉ ब्रेकर्स। उसके बाद उन्होंने जब कानून बनाया फिर उन्होंने जो भी लॉ ब्रेकर होते थे उनको पनिश करने का भी अपना कानून बना दिया। नाउ द स्टेट ऑल्सो सॉट टू redress द ग्रीवेंस ऑफ विक्टिम्स हु वर इंजर्ड बाय द wrongful एक्ट्स ऑफ क्रिमिनल्स। ओके, द सोवरेन यूज्ड पनिशमेंट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पर्सनल वेंजेंस टू रेट्रीब्यूशन। ठीक है, जो सोवरेन था उस टाइम पे used punishment as a substitute for personal vengeance through retribution. Okay, in early days the popular modes of punishment were exile, banishment and outlawry. तो जैसे ये आपने पढ़ा होगा, जैसे रामायण और उन सब के बारे में बात करें तो राम जी को वनवास भेज दिया गया था। ठीक है, तो बैनिश कर दिया गया था। ठीक है, तो ये उस टाइम की जो है होती थी, एग्जाइल पे जाना, बैनिशमेंट कर देना, आउटलॉरी करना। आउटलॉरी मतलब क्या होता है? आउटलॉरी मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे पुराने समय में तो ऐसा कोई होता नहीं था कि आप इस शहर में हो तो अगले शहर में भेज दिया, कहीं भेज दिया। एक मान लीजिए राज्य हो गया उस टाइम पे, या एक जो है एक पर्टिकुलर बाउंड्री हुई, एक एरिया हुआ कि ये समूह है हमारा, इसमें इतने लोग रहेंगे, तो उस समूह का एक कानून होगा। उस समूह में या उस बाउंड्री में जितने लोग रह रहे हैं, किसी के साथ किसी भी तरीके का जो है दुर्व्यवहार होगा, अन्याय होगा, तो उस पर्टिकुलर ऑफेंडर को सज़ा मिलेगी और उसको रिलीफ दिया जाएगा, ये होता था। और किसी को आउटलॉरी कर देना मतलब होता है कि वो जो बाउंड्री है जिसमें उनका लॉ काम करता है उससे उसको बेदखल कर देना, बाहर कर देना, कि मतलब आउटलॉरी कर देना कि अब वो उनके एरिया में नहीं है, और अगर इसके साथ कोई भी तरीके का न्याय होता है, कोई घटना होती, कुछ भी होती है, तो उस स्टेट की उसके ऊपर कोई भी तरीके की जिम्मेदारी नहीं है। सो ये हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फिर है दिस मेथड एक्टेड एज अ इफेक्टिव डिटरेंस इन मेंटेनेंस ऑफ द लॉ, कि एक अच्छा डिटरेंस की तरह काम कर रहा था, लोग डरते थे। एन ऑर्डर विद इन द कम्युनिटी। अकॉर्डिंग टू मेटलैंड 4 मेन फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट वर आउटलॉरी, आपको समझ गए, ब्लड फ्यूड्स भी आप समझ गए कि खून का बदला खून टाइप का, बॉट वाइट एंड वर। इसका भी मतलब होता था कि एक तरीके की ये सब बॉट वाइट एंड वर जो है ये कंपेंसेशन ही होते थे। ठीक है, अगर आप इसका मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं जानना है, मतलब यही जानना है कि बॉट वाइट एंड वर क्या होता था। कंपेंसेशन होता है कि अगर कोई किसी तरीके का सिविल रॉन्ग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो जो है अपना कंपेंसेशन करे। और ये भी होता था कि वो मॉरली मतलब वो इतना सोचे कि हाँ मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप से उसको कंपेंसेट करूँ, क्या करूँ, ये आता था। एंड लॉस ऑफ लाइफ, वो तो आपको पता ही है। ओके, सो या सो लॉस ऑफ लाइफ पड़ा। और लिम्स वर कॉमनली यूज इन द अर्ली इंग्लिश सोसाइटी। तो ये उस टाइम पे अर्ली इंग्लिश सोसाइटी में ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करी जाती थी। ओके, सो नाउ विल मूव टुवर्ड्स द मिडिवल पीरियड, कि मिडिवल पीरियड में आते आते लोगों में क्या हुआ, जब लोगों को थोड़ा इन सब के बारे में जानकारी हुई। सो नाउ द मिडिवल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन विटनेस्ड एन एरा ऑफ रिलीजियस प्रीडोमिनेंस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। हुआ क्या मिडिवल टाइम में कि रिलीजियस प्रीडोमिनेंस ज़्यादा हो गया उस टाइम पे, मतलब जो मतलब रिलीजन के हिसाब से जो सही होता था, जो कानून होता था, उसको फॉलो करना लोगों ने ज़्यादा शुरू कर दिया। द टेनेट्स ऑफ रिलीजन हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, समझ गए, एंड पेनल पॉलिसी। उसके बाद जो है जो भी मतलब उनके रूल होते थे रिलीजन के, जो भी उनके प्रोसीजर्स होते थे, उन सब ने बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट अपना बना लिया था ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड पेनल पॉलिसी। नाउ crime began to be identified with sin and violence. Crime began to be identified with sin and violence was abhorred. Okay, क्या होता था कि जो है जो भी क्राइम होता था उसको पाप के समान माना जाता था, लेकिन जो वायलेंस होता था और जो वायलेंस होता था उसको भी मतलब एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता था, एकदम उसको मतलब सबसे नीचा माना जाता था। ठीक है, फिर
ecclesiastically punishments were mixed up with the religious notion of cleansing of the soul for the reformation of criminal. ओके तो ये कौन सी पनिशमेंट हुई? ये होती थी जैसे जनरली ये जो बात होती है एक्लेसियास्टिकल, ये होता था जनरली जो जैसे चर्चेस में थोड़ा जिनका जो होता था, जो चर्च वाला होता था उनके टाइप, मतलब उनके उसमें लिखा था कि जिस तरीके की पनिशमेंट्स उनके धर्म में थी वो था कि दैट वर मिक्सड अप विद द रिलीजियस नोशंस ऑफ क्लेंजिंग ऑफ द सोल। मतलब उनके में ये कहा जाता था कि जो हमारे धर्म में जो पनिशमेंट्स लिखी हुई हैं वो क्रिमिनल को देना चाहिए, जिससे क्या होता था कि उसकी जो सोल, उसकी जो आत्मा होती थी उसकी शुद्धि हो जाती थी। सो punishments were mixed up with the religious notions of cleansing of the soul for the reformation of criminal। उस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो धार्मिक चीज़ें थीं उनका ज़्यादा जोर था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, हर चीज़ों में। तो उसमें ये भी कहा जाता था कि धर्म में हमारे जो भी पनिशमेंट्स लिखी हुई हैं अगर उसके हिसाब से पनिश किया जाएगा तो जो क्रिमिनल होगा उसकी आत्मा को शुद्धि मिल जाएगी और वो रिफॉर्म हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Ordeal by fire and water were commonly used to establish the guilt of innocence of the accused। तो वहीं जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी उनके हिसाब से जो है एक्यूज को डील किया जाता था। नाउ द जेनेसिस ऑफ पनिशमेंट देन ले इन सुपरनेचुरल फोर्सेस। सुपरनेचुरल फोर्सेस में जो है ज़्यादा विश्वास आता था लोगों को उस टाइम पे। इट वॉज जनरली बिलीव दैट एन ऑफेंडर बाय हिज क्रिमिनल बिहेवियर इन्वोक्ड द राथ ऑफ गॉड विच इंटेल हिम पनिशमेंट। ओके, मतलब उस टाइम पे क्या था कि मतलब कि कोई भी ऑफेंडर है, जो भी उसका क्रिमिनल बिहेवियर है, ठीक है, वो जो है भगवान के मतलब उसको जो है वो करता है, मतलब फिर उसको भगवान जो है सज़ा देते हैं। ये कहने का मतलब था कि उसको फिर जो है भगवान सज़ा देते हैं। कोई भी पनिशमेंट जो है, कोई भी क्रिमिनल है वो कोई भी ऐसा बुरा कार्य करता है, कुछ भी करता है, तो जो भगवान होते थे वो उसको सज़ा देते हैं। जो मतलब जो भी सज़ा उसको धर्म के हिसाब से दी जाती थी वो ये मान के दी जाती थी कि उसको भगवान सज़ा दे रहे हैं। उसके बाद ऑफेंडर्स गिल्ट कुड बी वॉश्ड ऑफ बाय पेनेंस, रिमोर्स और एक्सपिएशन। पेनेंस, रिमोर्स और एक्सपिएशन क्या है कि वॉश्ड ऑफ बाय पेनेंस, इसमें होता क्या था कि जनरली जो इसमें फिर एक्यूज्ड को जो है सज़ाएं दी जाती थी और एक्यूज्ड भी इसमें वॉलंटरली भी अपने आप को सज़ा देता था कि ठीक है, मैंने अगर इस तरीके का क्राइम किया है तो मेरे को कंपनसेट करना होगा, या मेरे को अपने ये मतलब अपना ये कुछ अपना बुराई छोड़नी होगी, या इस तरीके से मतलब किसी के लिए कंपनसेट करना, अपने ऊपर जो है इल्ज़ाम लेना, जो भी उसने क्राइम किया है, जो भी है, जो भी सज़ा उसको मिले वो उसको एक्सेप्ट करना, हर चीज़ करना, वो था। विच बाई इट सेल्फ वॉज अ सफिशियंट पनिशमेंट टू मिटिगेट हिज रॉन्ग। वैसे एक तरीके का जैसे आप इसको प्रायश्चित समझिए, इसमें लोग जो है वॉलंटरली भी खुद से ले कहते थे कि ठीक है मेरे को सज़ा दीजिए, मैं कंपनसेट करूँगा, तो इन सब चीज़ों को लेकर के था। नाउ this finally led to the evolution of solitary confinement as means of penance by putting the wrongdoer in isolation। now तो मीन्स ऑफ पेनेंस में क्या हुआ कि जो है सोलिटरी कन्फाइनमेंट को जो है ले लिया गया कि जो है नाउ एवोल्यूशन ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट की सोलिटरी कन्फाइनमेंट का उस टाइम पे एवोल्यूशन हुआ। नाउ सोलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है, बहुत लोग सोचेंगे। सोलिटरी कन्फाइनमेंट होता है कि अगर किसी एक केज है जिसमें एक आदमी को अकेला बंद कर दिया जाए। जनरली अगर आप लॉ के टर्म में देखो तो इसको बोलते हैं कि अगर मान लीजिए 24 घंटे में कोई 22.5 घंटा या उसके आसपास अकेले किसी एक बंद कमरे में रहता है, मतलब इम्प्रिजनमेंट, तो उसको बोलेंगे कि ये एक तरीके के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहता है। सो उस टाइम पे फिर क्या था कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, फिर पर्टिकुलरली द एंशिएंट पेनल लॉ ऑफ इंडिया लेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन पेनेंस और आत्मशुद्धि। तो कहा क्या जाता था कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रह रहा है, बंद कमरे में रह रहा है, अकेले रह रहा है, उसकी आत्मा की शुद्धि हो रही है। ओके, सो पर्टिकुलरली द एंशिएंट पेनल लॉ ऑफ इंडिया लेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द पेनेंस और आत्मशुद्धि। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। ऑन पेनेंस और आत्मशुद्धि ऑफ द ऑफेंडर एंड बिलीव दैट इफ द ऑफेंडर सिंसियरली रिपेंटेड फॉर हिज ऑफेंस the mental torture that he suffers due to remonstrance was in itself a great punishment for him। okay? मतलब क्या कहता है कि एक तो इसमें जब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आ गया था, इंट्रोड्यूस हो गया था, उसके बाद क्या था कि एज अ थ्योरी ऑफ पेनेंस, ओके, उस टाइम पे मैंने अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग जब जिस भी इंसान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिया जाता था तो ये माना जाता था कि उसके थ्रू उसकी आत्मा शुद्धि होगी। ठीक है,
और जो भी उसको जो है सिंसियरली ऑफेंडर जो भी उसको सिंसियरली जो है मानेगा अपने ऑफेंस को, मतलब उसको जो है मान करके अपनी पनिशमेंट को पूरा करेगा। ओके और जो भी उसको मेंटल टॉर्चर जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में होता है, द मेंटल टॉर्चर दैट ही सफर्स ड्यू टू रिमॉन्स्टेंस वॉज इन इटसेल्फ अ ग्रेट पनिशमेंट फॉर हिम। उसको यही माना जाता था कि अगर उसको जो भी उसने गलती करी है उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है, जिसके कारण उसके ऊपर काफ़ी तरीके का मेंटल प्रेशर भी क्रिएट होता है। सो वो जो मेंटल प्रेशर वो जो झेलता है तो उसी को ही मान लिया जाता था कि हाँ ठीक है, इसने अपनी जो है सज़ा को पूरा कर लिया। ओके सुनाओ टिटू रिमोस्ट वर्ड ना। ओके टिल वेयर वी हैव रेड इट्स अ ग्रेट नाउ द नोटेड इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट ओके गैरोफेलो, एक क्रिमिनोलॉजिस्ट थे गैरोफेलो, however rejected the theory of moral expiation on the ground that a criminal by nature lacks moral consciousness and therefore expiation as a punishment has merely a theoretical significance। ठीक, उन्होंने इस जो तरीके को एकदम ही नकार दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, उसका भी एक मॉरल कॉन्शियसनेस हर क्रिमिनल का भी होता है, तो उसको अलग तरीके की सज़ा देना चाहिए। ये जो थ्योरी ऑफ जो एक्सपिएशन चल रही थी, ये जो है मॉरल थ्योरी के हिसाब से पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए, एक लॉ के हिसाब से पनिशमेंट दी जानी चाहिए। ओके इट मस्ट हाउएवर बी स्टेटेड दैट Garofalo's conclusion on expiation as a mode of punishment may be true so far habitual offender or recidivist are concerned, but expiatory method to expiatory method do have a great force in reforming the first offender and those delinquents who commit crime impulsively or under compelling circumstances। okay ठीक है, तो इसको भी आप समझ गए होंगे कि इसमें हैबिचुअल ऑफेंडर्स के बारे में भी बात करी गई है कि उनके लिए ये चीज़ सही हो सकती है कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किया जाए और ये सब किया जाए, है ना। और एट द सेम टाइम उनके बारे में भी इनको सोचना चाहिए जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें करी हैं, मतलब या कोई ऐसी कंडीशन है जिनके कारण उनको जो है कानून मतलब क्राइम करना पड़ गया। ओके तो ये गैरोफेलो का कहना था कि जो है केवल जो पुराने तरीके का जो मॉरल थ्योरी जो है वो थी जो है एक्सपिएशन, उसी के अकॉर्डिंग केवल एक जो है हर तरीके को मतलब हर इंसान को हर ऑफेंडर को एक तरीके से लेकर के नहीं चलना है, बल्कि पूरा उनका ध्यान रखना है कि हर इंसान अलग है, तो हर तरीके की मतलब उसको हर अलग तरीके की पनिशमेंट्स भी नहीं चाहिए। जो हैबिचुअल ऑफेंडर होंगे उनके लिए अलग होनी चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे या जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया किसी दबाव में आकर के कि अब वैसा दबाव आगे उनके ऊपर नहीं पड़ने वाला है, तो उनके हिसाब से उनको अलग तरीके देनी चाहिए कि एक मॉरल थ्योरी ऑफ एक्सपिएशन हर जगह नहीं चल पाएगी। नाउ क्रिटिसाइजिंग द थ्योरी ऑफ एक्सपिएशन, देखिए अब जो थ्योरी ऑफ एक्सपिएशन जो पुराने समय से चली आ रही थी, जो रिलीजियस के साथ ही साथ बनी थी, उसका जो है लोगों ने क्रिटिसाइज करना चालू किया। ओके नाउ Sir Leo Page observed that the theory is not only wrong but actively mischievous, as it would mean imposing a duty on courts to determine the degree of pain precisely adequate to expiate moral guilt। okay? इसमें होता क्या था कि फिर एक सर लियो थे, उन्होंने ये बोला कि जैसे थ्योरी ऑफ एक्सपिएशन में होता क्या था कि डिसाइड किया जाता था कि इसको कितना बड़ा टॉर्चर दिया जाए, है ना, कितना ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर दिया जाए, ये जो है कोर्ट डिसाइड करता था। सो उन्होंने क्या बोला कि द थ्योरी is not only wrong but actively mischievous also। Why? As it would mean imposing a duty on court to determine the degree of pain precisely adequate to expiate moral guilt। okay? In his view, this was patently impossible। According to him, to assess the moral culpability of a man involves the ability to look into his heart। समझ गए आप? To take account of the strength of the temptations to which he was subjected as well as the condition which have made him what he is। ठीक है, तो वही चीज़ जैसे हम लोगों ने रिफॉर्मेटिव थ्योरी के बारे में पढ़ा था, तो अब आप समझ रहे होंगे कैसे हम लोगों ने अर्लियर पीरियड में पढ़ा और इसके बाद हम जो इसमें आ गए तो कैसे थ्योरीज भी हमारी चेंज हो रही हैं और उन्हीं थ्योरीज को हम लोग अभी के समय के हिसाब से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, सो चलिए अभी हम लोग का लास्ट पैरा है, इसके बाद पढ़ के हम लोग का ये मेडिवल भी खत्म हो जाएगा। Enrico Ferri, the noted Italian criminologist, also discarded the idea that expiation should enter the arena of punishment and said, the question of moral guilt of a criminal or of any other human being lies within the domain of religion and moral philosophy। The state and its system of criminal justice can do no more than to adopt such measures to defend the community against criminals
as are reasonable to themselves and proportionate to the danger threatened to society. ओके, सो इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने भी यही चीज़ बोला, ओके, दैट एक्सपिएशन शुड, उन्होंने भी जो है डिस्कार्ड किया इस आइडिया को, that expiation should enter the arena of punishment and said the question of moral guilt of a criminal or any other human being lies within the domain of religion and moral philosophy. The state and its system of criminal justice can do no more with adopt such measure to defend the community. इसमें इनका ये कहने वाली बात थी कि जैसे थ्योरी ऑफ एक्सपिएशन क्या थी, एक मॉरल थ्योरी थी, है ना, आप समझ गए होंगे। मॉरल थ्योरी हम लोग की जैसे किससे डील करती थी, लाइक रिलीजन से डील करती थी, कि जैसे रिलीजन में कह रहा है कि इसको ऐसे देना चाहिए, वैसे देना चाहिए। लेकिन जब बाद में स्टेट आ गया तो स्टेट कभी मॉरल थ्योरीज पे काम नहीं करती, कभी रिलीजियस थ्योरीज के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करती, क्योंकि स्टेट कभी किसी एक पर्टिकुलर धर्म की नहीं होती है और ना ही वो उसके थ्रू काम करती है। स्टेट के अपने अलग लॉज होते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग काम करती है। सो यही चीज़ लिखिए, द स्टेट एंड इट्स सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस कैन डू नो मोर देन टू अडॉप्ट सच मेजर टू डिफेंड द कम्युनिटी अगेंस्ट क्रिमिनल एज आर रीजनेबल टू देमसेल्फ एंड प्रोपोर्शनेट टू द डेंजर थ्रेटेन टू सोसाइटी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कहीं पे कोई डाउट लगे आपको या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा हो कि मैं आपको सही नहीं समझा पाया, तो आप मेरे को बताइएगा, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम फिर से डिस्कस करेंगे। मैं क्लियरली आपको एक एक चीज़ पूरा लाइन बाय लाइन अच्छे से पूरा फिर से समझा दूंगा। ठीक है, एंड जो इन दो थ्योरीज़ को आपको पढ़ करके थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा, जो हम लोग थ्योरीज़ पढ़ के आए थे, फ्रॉम डेटरेंस थ्योरी टू द रिफॉर्मेटिव थ्योरी, कैसे कैसे वो सब थ्योरी अर्लियर स्टेजेस से मॉडर्न मतलब मेडिवल तक कैसे कैसे आई, एंड फाइनली हम लोग का जो मॉडर्न उसमें रहा वो क्या था, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।